नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमने साथ मिलके लेक्चरर भूगोल प्रवक्ता की परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया है और इस क्रम में हिमालय ज्योग्राफर आपके साथ बना हुआ है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे एमसीक्यूज़ के माध्यम से और अच्छे कंटेंट क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको प्रवक्ता भूगोल की अच्छे से तैयारी कराई जाए, वो बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन। तो साथियों, इसी क्रम में आज हम पुनः 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये जो हमारे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये एमसीक्यू होने वाले हैं, भूगोल के प्रीवियस पेपर से संबंधित हैं ये। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस जो 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, इन सबको बिल्कुल ध्यान से इसकी तैयारी करें और आपकी ये प्रतियोगिता परीक्षा जो प्रवक्ता भूगोल की जो परीक्षा है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही लाभकारी है। 100 एमसीक्यू हम झटाझट जल्दी-जल्दी करेंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आपका एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में से किस फसल से हुई थी? तो देखिए, गेहूं से हुई थी। दूसरा है, मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन ए है। प्रबाल भित्ति के निर्माण में संबंधित निमंजन सिद्धांत यानी कि सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी थी? तो सब्सिडेंस थ्योरी हमको पता है चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई थी। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 80% से अधिक वन क्षेत्र है? हमें पता है कि मिजोरम में है भारत के सबसे ज्यादा 80% से अधिक वन क्षेत्र है, जहां पे मिजोरम में 85.34% वन क्षेत्र है। अरुणाचल में 79.53% वन क्षेत्र है। मेघालय में 76%, मणिपुर में 74% और नागालैंड में लगभग 73% वन क्षेत्र है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा वनों का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो हमें पता है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिया को आर्थिक मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है? तो आर्थिक मानचित्र हम किस क्रिया को प्रदर्शित करते हैं? हम सभी को कर सकते हैं। इसका ऑप्शन डी है। भूमि उपयोग, परिवहन और खनिज, तीनों को हम अपने आर्थिक मानचित्र में दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विश्व के मछली पकड़ने के कार्य का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ हुआ है? यानी कि दुनिया में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है, जहां पे सबसे ज्यादा फिशिंग जो सी कोस्टल फिशिंग है कहाँ पे होती है? तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा कोस्टल फिशिंग जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय में होती है, अटलांटिक या उत्तरी अटलांटिक महासागर में होती है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के पर्वतीय भागों में ग्रामीण अधिवास होते हैं। भारत के पर्वतीय भागों में ग्रामीण अधिवास ऑप्शन ए प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की कृषि भारत में की जाती है? तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है डी, सभी प्रकार की भारत में कृषि होती है। भारत में निर्वाहक कृषि होती है, भारत में बागाती कृषि होती है और भारत में स्थानांतरित कृषि भी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है पॉल वाइडल डी ला ब्लैश साहब ने प्रतिपादित किया था, परंतु 10वें का जो क्वेश्चन का इन चारों में कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से ऑप्शन लिखा है पॉल वाइडल डी ला ब्लास। तो पार्थिव एकता यानी कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत जो है पॉल वाइडल डी ला ब्लास, जो कि फ्रेंच भूगोलवेत्ता थे, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो देखिए, जनसंख्या परिवर्तन किसी स्थान विशेष में एक निश्चित समय में जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करने के लिए हम उस क्षेत्र की प्रजननता यानी कि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और जन्म दर तक को देखते हैं। तो उसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? हमें पता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक फेडरिक रेडजल साहब ने लिखी थी, फेडरिक रेडजल साहब ने प्रतिपादित की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाहर बाहर से आकर बसने वाले को क्या कहा जाता है? तो बाहर से आके जो हमारे किसी क्षेत्र में बसते हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेंट बोला जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम हिंदी में शब्द यूज करते हैं आप्रवासी। सही है, इमिग्रेंट। और एक इसके विपरीत शब्द होता है एमिग्रेंट, उसमें ई होता है, इसमें आई होता है। एमिग्रेंट माने होता है अप्रवासी। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासी ग्राम है? देखिए, कोई झील केंद्र में है और उसके आसपास मानव बस्ती बस चुकी है और वो बस्ती बढ़ते बढ़ते एक गांव में परिवर्तित हो चुकी है। तो इस प्रकार के जो अधिवास है उसको हम निहारिका प्रतिरूप के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूगोलवेत्ता
वेता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा भूगोल वेता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी है डी एच डेविस, यानी कि डब्ल्यू एच डेविस वो भौतिक भूगोल से संबंधित थे। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी में साइकिल ऑफ इरोजन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है, यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर साहब ने दिया था। तो ऑप्शन ए है। 17 का देखिए, भूगोल में संभावनावाद की विचारधारा का प्रवक्ता कौन था? तो भूगोल में संभावनावाद यानी कि पॉसिबिलिज्म के जो प्रमोट करने वाले थे वो डॉक्टर वाइडेलीला ब्लास थे। इन्होंने बाद में आगे जाके पेज की संकल्पना भी प्रतिपादित की और उन्होंने किताब लिखी थी मानव भूगोल। ठीक है, तो वाइडेलीला ब्लास साहब जो है भूगोल में संभावनावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यानी कि प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है द माइग्रेशन जोन थ्योरी। ये बेसिकली ये जो सिद्धांत है ये ह्यूमन रेस के बारे में है, मानव निर्जातीय समूह के बारे में हमें बताता है कि किस प्रकार से समय के साथ साथ मानव के विभिन्न निर्जातीय समूह, निग्रिटो, नीग्रो, ऑस्ट्रोलाइट्स, मेडिटेरेनियन, अल्पाइन एंड मंगोल पीपल की उदय हुआ। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डॉक्टर जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 19वां क्वेश्चन देखिए, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना बड़ा होगा। तो देखिए ये एक जो सिद्धांत है ये आइसोस्टेसी का सिद्धांत है। इसको हिंदी में बोला जाता है समतोलन का सिद्धांत। इसको हम भौतिक भूगोल या भू आकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। आइसोस्टेसी, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी जो है सर जॉर्ज एरी द्वारा प्रतिपादित की गई थी, परंतु ये जो कोट है ये प्राट साहब ने दिया था जो कि एरी महोदय के सिद्धांत के विपरीत था। तो ये जो ऊपर का जो कोट दिया गया है प्राट साहब ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था। तो देखिए मानव भूगोल में तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविज्म का जो प्रतिपादन है वो ब्लास साहब ने दिया था, ब्लास ने किया था, वाइडेलीला ब्लास ने ही प्रतिपादित किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बस्तियों को उनके पदानुक्रम अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले पदानुक्रम में क्या होता है, यानी कि छोटे से बड़ी बस्ती के लिए हमको जाना है। छोटी मानवीय बस्ती क्या है? सबसे छोटी मानवीय बस्ती है नगरीय गांव। नगरीय गांव के बाद होता है कस्बा। कस्बे के बाद जो जो दूसरा सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन के आधार पर जो मानव बस्ती होती है वो होता है नगर। और नगर के बाद जो सबसे बड़ी मानव बस्ती होती है जो 10 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या वाला होता है उसे बोलते हैं महानगर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख, क्रॉल, इग्लू और यूर्ट है, क्या है ये बेसिकली मानव ग्रह है। क्या है ये? मानव ग्रह, यानी कि जो जनजातीय लोग क्रॉल बनाते हैं, कुछ जनजातीय लोग इग्लू बनाते हैं, तो ये मानव के रहने के घर निवास स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? क्रॉल, इग्लू या यूर्ट कहते हैं। ऑप्शन 20 का आंसर सही रहेगा। और क्वेश्चन देखिए 23वां, निम्न में से कौन सा एक सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? तो इनमें से सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमें पता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन सी सही है इसका। विश्व का प्राचीनतम, 24वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात मौसम मानचित्र बनाया था। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात मौसम मानचित्र बनाने वाले विद्वान थे HW ब्रांडसे। ठीक है, HW ब्रांडसे। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, इसकी स्थापना 1767 में हुई थी। और देखिए भारत का सबसे प्राचीनतम विभाग, सरकारी विभाग भी है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26वां, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सबसे लंबी या दीर्घ तरंग निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रेडियो तरंग जो होती है, सी इसका ऑप्शन है। रेडियो तरंग सबसे लंबी तरंग होती है। हमें पता है कि तो तरंगों की तरंग दैर्ध्य की लंबाई के अनुसार हम उसको बांट सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, रेडियो, एक्सरे इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र हवाई फोटोग्राफी में सामान्य प्रयुक्त नहीं होता है? तो देखिए वायु फोटोग्राफी में
डंपी लेवल का कोई यूज नहीं होता है। स्टीरियोस्कोप का यूज होता है, बी मल्टीप्लेक्स का यूज होता है और पैरेलॉक्स बॉर्ड का भी यूज होता है, पर डंपी लेवल का यूज होता है, डंपी लेवल का यूज होता है प्लेन टेबल सर्वे में। ठीक है, तो 27 का आंसर सी है। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है? तो देखिए, दुनिया में जो देशांतर रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी है। 29 देखिए, समान दूरी पर खींची गई समुच्च रेखाएं इंगित करती है। देखिए, जहां पे समान दूरियों पर समुच्च रेखाएं खींची जाएगी या जिस भी भूपत्रक या फिर भूस्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोशीट में हमें समान दूरियों पर समुच्च रेखाएं खींची हुई दिखाई देगी, तो इसलिए समझिए कि वहां पे ढाल समान है, यूनिफॉर्म स्लोप है, सम ढाल है, यानी कि समतल मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक परिच्छेदिकाओं का प्रकार नहीं है? तो देखिए, प्रोफाइल जो हम बनाते हैं ना, प्रोफाइल कंटूर का यूज करके, तो सरल परिच्छेदिका कोई नाम की कोई परिच्छेदिका नहीं होती है। ठीक है, तो 30 का ऑप्शन है बी। 31वां देखिए, क्वेश्चन 31वां, ये देखिए, ये प्लेन स्केल से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है जो आरएफ है, यानी कि पारदर्शी भिन्न है, 1:50,000 मापक पर बने मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने मीटर को प्रदर्शित करती है? तो इसका जो आंसर है डी है। अब यहाँ पे 31वें क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा, देखिए प्यारे दोस्तों, हिमालय ज्योग्राफर ने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, यानी कि जो आपकी प्रवक्ता भूगोल जो पेपर नंबर 1 है उससे संबंधित जो यूनिट 4 है, जिसमें मानचित्र कला के बारे में बात की गई है, उससे सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल और वर्टिकल स्केल के बारे में, विकर्ण मापनी के बारे में सब अपने यूट्यूब चैनल में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं उसका लिंक आपको साथ दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप उससे हमारी मापनी और उसके सिद्धांतों को, पैमाने को और दूरी को समझ सकते हैं कि मापन कितने प्रकार का होता है, ब्रिटिश स्केल, मीट्रिक स्केल, ठीक है, और ग्राफिकल स्केल कितने प्रकार के होते हैं, ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बृहत मापक मानचित्र पर उदाहरण है? तो बृहत मापनी पर का जो मानचित्र होते हैं वो भूपत्रक होते हैं, भू संपत्ति मानचित्र, जिसको हम कैडेस्ट्रियल मैप बोलते हैं, पटवारी मानचित्र भी बोलते हैं इसको। तो ऑप्शन ए ठीक रहेगा। दीवार मानचित्र, एटलस मानचित्र, ये जो होते हैं, ये जो है छोटी मापनी के मानचित्र माने जाते हैं। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानचित्र पर एक ग्रेट सर्कल नहीं है? तो मानचित्र पर ग्रेट सर्कल वो होते हैं जो पूरे पृथ्वी के गोल जो ग्लोब है उसको चक्कर लगाते हैं। तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, कोई वृत्त जो है ग्रेट सर्कल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हाइड्रोमीटर हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। देखिए, आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए, यानी कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, ऑप्शन सी, आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा। 35 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको पता है कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्षक जो पुस्तक थी वो लिखी थी हार्टसोन साहब ने। सही है, तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे। 36 का देखिए, निम्नलिखित प्राचीन भूगोलवेताओं में से कौन एक यूनानी भूगोलवेता नहीं था? तो हमें पता है ऑप्शन सी में प्लिनी जो है वो यूनानी भूगोलवेता नहीं थे, बाकी सब यूनानी भूगोलवेता थे। क्वेश्चन नंबर 37, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सबसे पहले किसने भूमध्य रेखा की लंबाई नापी? तो सबसे पता है कि हमें इरेटोस्थेनिस जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी, इन्होंने ही, जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी के भूमध्य रेखा की लंबाई नापी थी। ऑप्शन ए सही रहेगा। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक समझौता किया गया है विभिन्न देशों के बीच में, और सबको पर्यावरणीय को रक्षा के लिए इसमें साइन करने पड़े थे, कुछ देशों ने नहीं किए थे। यह देश के नाम आप अलग से देख लेंगे। यहाँ पे जो 38 का क्वेश्चन का आंसर है, 97 में हमने क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किए थे। 39 देखिए, निश्चयवाद या संभाववाद के मध्य अंतर को कम करने को नव निश्चयवाद की संकल्पना सब सर्वप्रथम किसने दी थी? तो हमें पता है कि नव निश्चयवाद जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए पे है, और इसको हम न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक का प्रकार नहीं है? तो देखिए, मापक का प्रकार कौन सा है? वर्नियर एक मापक है,
विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल बी, ये भी मापक है। तुलनात्मक यानी कि कंपैरेटिव, ये भी मापक है। शंक्वाकार डी मापक नहीं होता है, ये एक प्रोजेक्शन यानी कि प्रक्षेप होता है। शंक्वाकार प्रक्षेप, कोनिकल प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप। तो यहाँ पे 40 का आंसर है डी। ठीक है, यथाकृत प्रक्षेप दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑर्थोपेडिक जो प्रोजेक्शन है वो हम इन सभी चीजों को, ऑप्शन डी इसका आंसर है, उसमें हम वायु दिशा, महासागरीय धारा और परिवहन को भी दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगले 5 क्वेश्चन 45 42, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी समुद्री धारा गर्म है? हमें पता है कि क्यूरोसिको धारा, ऑप्शन डी गर्म जल धारा है। 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि मध्य अक्षांशों यानी कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका के ऊपर आते रहते हैं, इनको परिभाषित करने के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिफिकली कई सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें गतिक सिद्धांत भी है, भंवर सिद्धांत भी है और ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत भी है। परंतु बी जो ऑप्शन है, तापीय संकुचन सिद्धांत, वो शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है, 44वां देखिए, चिनूक हवाएं पाई जाती हैं। हमें पता है चिनूक हवाएं जो है उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों में पाई जाती है, इसलिए यह इसका आंसर सी सही है। 45 देखिए, कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु बी प्रकार को दिखाती है? तो कोपेन साहब के अनुसार जो बी प्रकार की जलवायु है वो शुष्क जलवायु क्षेत्र को दिखाती है, ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे देखिए 46 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? तो देखिए, शस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र यानी कि शस्य माने होता है कृषि, कृषि भूमि पारिस्थितिक तंत्र जो है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, मानव द्वारा भी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, जैसे कि नगरीय पारिस्थितिक तंत्र भी मानव द्वारा निर्मित होता है। तो 46वें का आंसर बी है। 47वां देखिए, बारखान भू आकृति का निर्माण होता है। देखिए, बारखान भू का जो निर्माण होता है वो पवन के निक्षेप कार्य से होता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। 48 देखिए, निम्नलिखित पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। तो पृथ्वी के आंतरिक यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक प्रमाण हमको भूकंपीय तरंगों से मिलता है। पी, एस और एल वेव्स है, हमारे को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, अभियांत्रिकी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। 48 का आंसर सी है। आगे देखते हैं 49 क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सबसे उत्तर में है? तो देखिए, न्यूयॉर्क जो है ग्लोब में सबसे उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, आइसोहेलाइन मिलाती है। देखिए, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोहेलाइन बोलते हैं, ऑप्शन बी सही रहेगा। 51 देखिए, महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितल के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो महाद्वीपीय ढाल जो है महासागरीय नितल यानी कि ओशन बोटम के 5.5% क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, सर्वाधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है। देखिए, सर्वाधिक महासागरीय लवणता जो आंतरिक महासागरों या झीलों में पाई जाती है, जैसे कि डेथ सी आप जानते हैं, अराल सी, रेड सी, ये जो आंतरिक महासागर है इनमें बहुत अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। 53 देखिए, सारगोसो सागर किस महासागर का भाग है? सारगोसो सागर किस महासागर का भाग है? सारगोसो सागर किस महासागर का भाग है? तो सारगोसो सागर जो है अटलांटिक महासागर का भाग है। किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है। ठीक है, आगे देखिए 54 क्वेश्चन, महान अवरोधी भित्ति निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यानी कि महान अवरोधी भित्ति को बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, ऑप्शन डी सही रहेगा। 55 देखिए, ओब नदी निम्नलिखित में से किस समुद्र में अपना जल गिराती है? देखिए, ओब नदी जो है आर्टिक महासागर में अपना जल गिराती है, ये पूर्वी यूरोप में पाई जाती है, यानी कि एशियन रशिया में ओब नदी पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम हमें पता है एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही रहेगा। 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये इग्नियस रॉक है, यानी कि आग्नेय चट्टान है। 57 58 देखिए, डॉल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक कटक का भाग है स्थित है। डॉल्फिन उभार जो है, जो डॉल्फिन उभार है, ये
जो है विषुवत रेखा के उत्तर में पाया जाता है। ठीक है, 58 का डी सही रहेगा। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, युग्म जो है आगरा गंगा नदी के किनारे नहीं है, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार है? तो हमें पता है कि एंथ्रासाइट जो है कोयले का प्रकार होता है। बाकी ऑप्शन ए हेल्मेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट ये सब लोहे के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 61 देखिए, पीएच7 मान से अधिक की मृदा को होती है। पीएच7 जिस मृदा का जो मान होगा वो मृदा जो होगी ऑप्शन बी क्षारीय होगी। 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन है। ऑप्शन सी सही रहेगा। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन लोहा अयस्क की किस्म नहीं है? तो हमें पता है कि लिग्नाइट जो है लोहा अयस्क की किस्म नहीं होती है, ये कोयले की किस्म है। सी ऑप्शन है। 64 देखिए, गांधी सागर बांध किस किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन ए सही है। 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता? डी परिवहन प्राथमिक व्यवसाय में शामिल नहीं किया जाता, ये हमारी टर्शरी एक्टिविटी है। 66 देखिए, मत्स्य व्यापार है। मत्स्य व्यापार एक प्राथमिक व्यापार है। क्या है ये? प्राइमरी एक्टिविटी है। 66 67 देखिए, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है एंथ्रेसाइट जो है ऑप्शन ए सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, 68 देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए, स्वेज कैनाल जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही रहेगा। 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है? लिग्नाइट लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है। 70 लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है? द्वितीयक व्यवसाय है। लोहा एवं इस्पात उद्योग जो है द्वितीयक प्रकार के व्यवसाय होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको क्या बोला जाता है? डाउन बोला जाता है। डी विटिल्सी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विवर्गीकृत किया? तो 72 का आंसर है 13। विटिल्सी ने 13 कृषि प्रदेशों में विश्व को बांटा था। सुप्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज लिखी थी, ये E.W. जेमरमैन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। 73 का आंसर सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, शिकागो शहर बसा है। अब देखिए, शिकागो शहर कहां बसा है? मिशिगन झील के तट पर बसा है। शिकागो शहर जो है मिशिगन झील के तट पर बसा है। ऑप्शन ए सही है। ब्राजील के कॉफी के बाग को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी के बाग जो है उनका उनको फेजेडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेजेडा। ऑप्शन बी सही रहेगा। 76 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक देश में कृषि को लदान कहा जाता है? तो हमें पता है कि कृषि को मलेशिया में लदान कहा जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। 77 देखिए, खुलना बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो खुलना बंदरगाह जो है बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही रहेगा। बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 78 का ऑप्शन बी है। बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। अमेरिका का कौन सा राज्य बसंत कालीन गेहूं उगाता है? तो उत्तर अमेरिका का जो डकोटा राज्य है, उत्तरी डकोटा जो है बसंत में गेहूं उगाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में आइसोडोपेन का प्रयोग किया था? देखिए, आइसोडोपेन जो है वेबर साहब ने लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को समझाने के लिए वेबर ने आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 81 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? जो पारंपरिक नहीं है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इनको छोड़ के कौन कौन से? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये जो है गैर पारंपरिक स्रोत है, अपारंपरिक स्रोत है ऊर्जा के। ठीक है, 82 क्वेश्चन नंबर का आंसर देखिए, विश्व की सबसे लंबा रेल तंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल तंत्र ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ठीक है, 82
83 देखिए, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग 83 क्वेश्चन आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो ए ऑप्शन राइन जो है विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। 85 देखिए, पारिस्थितिक शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है अर्नेस्ट हेकल साहब द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मानचित्र का प्रकार नहीं है? तो देखिए, ए रेखात्मक, कथनात्मक, भिन्नात्मक और व्याख्यात्मक। तो भिन्नात्मक जो निम्नलिखित में से जो व्याख्यात्मक जो है वो किसी भी प्रकार की मापनी का प्रकार नहीं है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। 87 देखिए, राजस्व मानचित्र की सहायता से प्राय क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो राजस्व मानचित्र जो होते हैं यानी कि पटवारी मानचित्र भी बोलते हैं जिसको, कैडेस्ट्रियल मैप, उसको उसके द्वारा हम भूमि उपयोग को दिखाते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। 88 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार फोटोग्रामेट्री शब्द का प्रयोग किया था? तो फोटोग्रामेट्री शब्द जो है, जो हम जीआईएस रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं, इसमें ए मेडन बोयर साहब ने सबसे पहले फोटोग्रामेट्री शब्द का प्रयोग किया था। 89, ग्लोब पर ध्रुवों के मध्य 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो हाँ, ग्लोब पर 179, ऑप्शन सी 179 रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक कोपेन की जलवायु प्रकार का आधार है? तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, गलत है क्वेश्चन। जैकोबिन साहब ने जो जलवायु का विभाजन दिया था उसमें 2 वेरिएबल्स यानी कि 2 जलवायु के तत्वों का प्रयोग किया था। पहला किया था मीन मंथली एनुअल एंड मंथली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी कि वाष्पीकरण और टेम्परेचर का प्रयोग किया था, ठीक है? प्रेसिपिटेशन, तो आपको याद रखना है कि वाष्पीकरण और तापमान यहाँ पे दोनों ही सही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? 91 देखिए, पृथ्वी की अंतरतम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था है। तो पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी जो भाग है, कोर, इनर कोर, वो ठोस अवस्था में है। 91 का आंसर बी है। पृथ्वी की नेफे परत में कितने तत्वों की प्रधानता है? तो पृथ्वी के नेफे परत में किन किन तत्वों की प्रधानता है? तो ऑप्शन डी है निकिल और लोहा। नेफे में लोहा है। प्यारे साथियों, अगर आपने हिमालय ज्योग्राफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको अपना सहयोग भी दीजिए। और क्योंकि हम समय समय पर इसमें संबंधित वीडियो डालते रहते हैं, आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू समय के साथ साथ मिलती भी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, निम्नलिखित निम्नतम आधार तल यानी कि बेस लेवल अपरदन की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? तो ये जो बेस लेवल की जो कॉन्सेप्ट है वो पावेल साहब ने जियोमॉर्फोलॉजी में यूज किया था। ऑप्शन डी सही रहेगा। ड्रमलिन का निर्माण होता है, देखिए ड्रमलिन का निर्माण जो है हिमनद निक्षेप द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन एक हिमानीकृत शिलाकृति नहीं है? तो देखिए, धूलिकूप यानी कि डस्ट वॉल जो होता है ये हिमालय द्वारा निर्मित नहीं होता है, ठीक है? बाकी सभी जो हिमालय द्वारा निर्मित होते हैं। महाद्वीपीय क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्न 96 देखिए, महाद्वीपीय प्रवाह विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित 97 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भू आकृतिक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होता है? तो हमें पता है कि जो भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है वो होती है क्लिफ। बाकी बेथोलीथ, लोपोतिलीथ, क्रेटर और फेथकोलीथ जो है ये सभी जो है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है। क्लिफ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, पृथ्वी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? तो हाइड्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारत में काजरी
संस्थान निम्नलिखित में से किस एक समस्या का अध्ययन करता है? तो देखिए, जो सेंटर काजरी का मतलब है सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है भारत में मरुस्थलीकरण का अध्ययन करता है। ऑप्शन ए ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 100 है, वायुमंडल में निम्न स्तरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वायुमंडल का जो निम्न निम्न स्तर से आरोही क्रम जो है वो है क्षोभमंडल, ए समताप मंडल, ओजोन मंडल और मध्य मंडल। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल हम जो वीडियो आपके लिए डालेंगे वो अगले ये जो क्वेश्चन नंबर 101, 102, 103 है, इसकी वीडियो हम आपके लिए डालेंगे। वो कल भी हम 100 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।